सैलरी है उसको 3 लाख 5 लाख कर दिया जाए, 1,60,000 में गुजारा नहीं हो रहा है। आप उसके पक्ष में हैं? नहीं देखो, 1,05,000 या 5 लाख ये तो मेरा कोई मंशूर नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि 10 साल पहले का ये सैलरी फिक्स हुआ है। 10 साल के अंदर कितनी इन्फ्लेशन हुई, कितनी महंगाई हुई हर व्यक्ति के लिए, ये नहीं कि खाली एमएलए के लिए या किसी मुलाजिम के लिए। सरकारी मुलाजिमों को 7th पे कमीशन, 8वीं पे कमीशन की तैयारी हो रही है और जिसकी वजह से मार्केट गर्मा जाता है। तो ऐसे में एक जुडिशियस नज़रियात होना चाहिए, जो जेन्युइन तरीके से मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वो करनी चाहिए, वो कोई गुनाह नहीं है। मगर कोई ये कह दे कि 1.5 लाख के बजाय 5 लाख, 5 लाख के बजाय 10 लाख, वो हाइपोथेटिकल है। तो वो सरकार का काम है देखना कि उनकी इंटरनल पोजीशन जो होगी उसके हिसाब से अगर बनता है तो कोई कोई गुनाह नहीं है। देखो ये भी तो डे एंड नाइट 24 घंटे, शायद इतना बड़ा कोई और माशरा नहीं है कि जिसको राउंड द क्लॉक पब्लिक सर्विस में रहना पड़ता है। अगर एक एमएलए को आप माइन्यूटली देखेंगे, उसके इलेक्ट होने के बाद से जो उसके बर्डन्स होते हैं, तो वो तो फिर इन छोटे अमाउंट से तो क्वालिफाई करता नहीं है। मगर ये एक ऑनरेरियम है, इसको हम तनख्वाह भी नहीं कहेंगे, ऑनरेरियम है। तो ऑनरेरियम को जितना 10 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, 10 साल के बाद में उतना कंसिडरेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये सब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काम करना होगा तो 1,60 में जो है पूरा नहीं हो पाएगा। अगर 1,60 ही रहता तो क्या बेईमानी करनी पड़ेगी? नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे। देखो ये कहना कि 1,60 में रहकर फिर बेईमानी करनी है या 5 लाख में फिर बेईमानी नहीं होगी, जिसको करनी होगी तो वो 10 लाख में भी करेगा। जिसको नहीं करनी हो उसको अगर आप मिनिमम गाड़ी का तेल वेल भी घूमने का दोगे तब भी नहीं करेगा। ये इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है और उनके समाज पर डिपेंड करता है। अगर समाज ने हमको चुना है और बेलूस चुना है, उस वक्त मेरे पब्लिक ने मेरे से पैसे नहीं मांगे। कुछ जगहों पर ये फैशन हो सकता है, मगर हमको प्यार मोहब्बत के साथ लोगों ने चुना है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मतलब अखराजात। तो ऐसे में हम भी उनके लिए बेलूस काम करना चाहते हैं। खाली मिनिमम फैसिलिटी हो उसके अंदर काम किया जा सकता है। ये पब्लिक सेवा है, ये कोई नौकरी तो है नहीं, उसको हम पैसे से तो तोलेंगे नहीं। तो अगर एक कमिश्नर, एक आईएएस, एक केएएस अफसर जो है, उनको तो बढ़ता ही रहता है। प्रोटोकॉल भी अगर आप देखेंगे तो एमएलए का आपने हायर साइड रखा है। तो ये पहले से बातें चली है कि अगर प्रोटोकॉल हमारा हाई है तो वेजेस में हम डाउन क्यों हैं, जबकि ये टेम्परेरी जॉब है। आज है आदमी एमएलए, कल नहीं हो सकता है। तो दूसरे लोग तो परमानेंट होते हैं, उनको तो बढ़ते ही बढ़ता जाना है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, नजरसानी होनी चाहिए चीज़ों पर, और कोई हम अपर लिमिट या लोअर लिमिट ना रखें। जो सरकार की गुंजाइश हो सकती है, जो जेन्युइन हो सकता है, उस हिसाब से नज़र डालनी चाहिए। मीर साहब, जिन एमएलए को ये फिक्र है कि हमारा 1,60 में गुजारा नहीं हो रहा है, उनको पहले उस कुक की बात नहीं करनी चाहिए एजुकेशन विभाग में जो 3,000 रुपये महीने पे जो है पूरा महीना चलाता है? उस डेली वेजर की बात नहीं करनी चाहिए जो 9,000 रुपये पूरा महीना चलाता है? उस एसपीओ की बात नहीं करनी चाहिए जो 6,000 रुपये महीने पे घर चलाता है? ये हाउस तो कंप्लीटली डेडिकेट हुआ है अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स। जबकि हम इल्ज़ामबाजी करेंगे तो बीजेपी को आज कोई हक नहीं बोलना एसपीओ और कुक और कैजुअल लेबर, क्योंकि 10 साल से वो हुकूमत में थे, तब तो उनने कोई कदम उठाया नहीं। बीजेपी के एमएलए भी बोल रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, उनको हक नहीं बनता है, चूंकि 10 साल का टाइम उनके पास था, डबल इंजन था, नहीं किया। अब जब इलेक्टेड सरकार आई, एक कंसिडरेशन में उन्होंने ये सारे तबके जात को लिया, उसमें कुक भी आएगा, उसमें एसपीओ भी आएगा, उसमें नीड बेस भी आएगा, कैजुअल भी आएगा, जितने भी ये हैं। तो उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बैठी है, मुझे लगता है उनके साथ भी इंसाफ होगा। सर, आने वाले समय में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो प्रायोरिटी पे रहेंगे? हमारा थोड़ा सा एक तो यही एजुकेशन और हेल्थ ही सबसे ज़्यादा जो बुनियादी है। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो एलटी एचटी की बात है। चूँकि जो लीकेज की बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा उसी वजह से होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब है तो पावर जाएगा कैसे? चार्जेस तो ये लेते हैं, जो ये पीछे से ग्रिड से देते हैं उस हिसाब से चार्जेस लेते हैं, मगर उसमें इतनी लीकेजेस है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंचता नहीं है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा एक रोड सेक्टर, नेशनल हाईवेज की बात है, जो हम परसों उठाएंगे उस सेक्टर को भी, क्योंकि
हमारा जो वेरीनाग डूरू एरिया है ये दूसरे साइड डोडा पड़ता है। तो ये प्रेसिंग डिमांड काफ़ी दिनों से रही है। जब पिछली सरकार हमारी यूपी की थी तब हमने शुरुआत किया था, और उसके बाद एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। अब फिर एक बार हम कोशिश करेंगे कि ये पब्लिक की डिज़ायर है और रिक्वायरमेंट है, तो उस एरिया को डोडा के साथ कनेक्ट करने से आपसी तालमेल बढ़ेगा और टूरिज्म को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे लैंडस्केप में से वो रोड्स जा सकते हैं जो टूरिज्म के लिए ओपन हो सकते हैं। वरना कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत खूबसूरत जगह हैं जिनको हम टूरिस्ट को लेकर रिस्की एरियाज है नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारी फिलहाल टॉप एरियाज हैं, उसको देखें। पहला ग्रांट्स था डिपार्टमेंटल आज हाउस में, करीब 2 दिन से डिबेट हुआ, डिस्कस हुआ। तकरीबन 50% एमएलएज ने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने इलाकों की बात। और इसमें जो हमको पॉलिटिकली दिखाई दिया कि जो 10 साल से लगातार हुकूमत का हिस्सा थे, पीडीपी बीजेपी 3 साल हुकूमत थी और फिर अगले 7 साल वो इनडायरेक्ट चला रहे थे, मुझे लगा कि आज वो भी उसी पेज पर थे कि 10 साल के अंदर जो हमारे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन के मामले में या हेल्थ के मामले में कोई तरक्की नहीं हुई, वो भी चलाते रहे। तो इसलिए अब 7 साल के बाद में दोबारा से इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, जो पहले ही मेन बजट पेश किया गया, मेरे ख्याल से उसमें सफिशिएंट इंडिकेशन है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है आज की गवर्नमेंट ने जिसमें उन्होंने एनहेंसमेंट ऑफ बजट नहीं दिया। अब इतनी बजटिंग अभी तो होगी नहीं, पहले तो रिसोर्सेज भी सरकार को ढूंढने हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा एक अच्छी फाउंडेशन हम अगले 5 साल के लिए डाल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी बजट में सारे डिमांड्स पूरे हो सब लोगों की, आवाम की, मगर एक अच्छी बिगनिंग हुई। पिछले 7 साल तो कहाँ बजट बनता था, कौन बनाता था, कहाँ पेश होता था, कोई नहीं जानता था और न कोई सवाल कर पाता था। आज तो जमहूरी निज़ाम कम से कम किसी हद तक कायम हुआ कि आज अपोजिशन हो या रूलिंग हो, सारे लोग अपने अपने एरिया के अपने लोगों की बात हाउस में रख रहे हैं, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनाते भी हो लोगों को। तो ये सबसे बड़ा खूबसूरत पार्ट है। बाकी जहाँ तक एजुकेशन या हेल्थ की बात है, ये तो बुनियादी सेक्टर्स है। अगर एजुकेशन हमारे माशरे में बेहतर निज़ाम बनाया जाएगा तो कौम आगे डेवलप होते हैं। वो किसी फर्द के लिए या किसी एक सेक्शन के लिए नहीं, तो पूरी सोसाइटी के लिए होता है। बट आज मिनिस्टर साहिबा ने अपने हिसाब से कोशिश की है, उन्होंने जो ब्रीफ दिया है कि हमने इस डायरेक्शन में कुछ शुरुआत की है। एक्सपेंशन तो हर बार मांगते हैं लोग, एक्सपेंशन के बजाय जो बने हुए इंस्टीट्यूशन है उनको क्वालिफाई करें, उनको इंटरनली अपग्रेड करें। जहाँ स्कूल है स्टाफ नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल है डॉक्टर नहीं है, पहले उन चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाए, बाद में और मज़ीद इलाकों में जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डिमांड्स है, उसको भी फुलफिल किया जाएगा। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा नज़रिया है। एक सर इम्पोर्टेंट सवाल है, आप हुकूमत का हिस्सा है और कांग्रेस अगर जो कांग्रेस लीडरान है जम्मू कश्मीर के हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो लीडर्स हैं उनमें से जो है वो डिफरेंसेस देखी जा रही है, क्योंकि नज़रिया है देखने का। कुछ मैंने पहले ही कहा कि इसी एक बजट में सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, बाहर जो बोल रहे हैं, जब वो खुद एमएलए हुआ करते थे, खुद मिनिस्टर हुआ करते थे, सीनियर लोग हैं, उनको पता है सरकार की पाबंदियां भी कितनी होती है। और 7 साल के बाद में जैसे बताया कि पहली बार बजट इलेक्टेड सरकार ने लिया है और जो हमारे रिसोर्सेज है उसके अंदर ही उनको करना है। वादे हो सकता है बाहर इलेक्शन में बड़े बड़े किए हो, मगर वो एक ही बजट में पूरे हो ये मुमकिन नहीं है। आप बिजली की बात करो, आप राशन की बात करो, एक अच्छा स्टेप सरकार ने लिया कि फिलहाल पुअरेस्ट से पुअर जो है, जो सोसाइटी के कैटेगरीज है, उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है अंत्योदया सबसे पुअरेस्ट माना जाता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी बीपीएल आता है, उसके बाद अदर पुअर पीपल आता है। तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर या सरकार ने उस चीज़ की इंडिकेशन की, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, कहीं हम रुके यहीं पर नहीं। आगे जैसे हम थोड़ा सा और बेहतर निज़ाम बनाएंगे, हम बीपीएल पर भी आएंगे, हम अदर गरीब लोगों को भी इन जुमरों में लाने की कोशिश करेंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं, आप पहले दिन ही ये सारा चीज़ क्यों नहीं किया, तो वो भी सरकारों के अंदर मुमकिन नहीं होता है।
बाहर तो आदमी कुछ भी कहे, मगर सरकार में तो जो अवेलेबल है उसके अंदर ही खाका बनाना है। लेकिन जो लोग सरकार का हिस्सा हो और फिर भी तनकीद वो करें। ऐसी नहीं, वो उसमें तनकीद बराए तामीर कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी शुरुआत ही है, अभी तो ये बजट पास भी नहीं हुआ, लागू ये अप्रैल में होगा। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को, हमारे लोग हो या कहीं के भी लोग हो, उनको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये साहब रमजान चल रहा है, जो आपको एरिया उठाए यहाँ पर किसी टाउन में कोई 4 लोगों का फीस बकाया है तो पूरे टाउन को पावर नहीं कट होना चाहिए। गांव में किसी 5 लोगों को फीस नहीं दे पाए होंगे टाइम पर तो पूरे गांव को काटा नहीं जाना चाहिए। और जिनको बकाया है उनके लिए भी पूरे हाउस ने अपील की सरकार से, उनको ये माह रमज़ान के महीने को देखते हुए थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज ही ख़त्म हो गए लोगों के। जब हमारी एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, मजदूरी कहीं नहीं है, तो लोग कमाए तो कमाए कहाँ से। तो ऐसे में नजरसानी करने के लिए बताया गया, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि आगे हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो पेंडिंग बिल्स है, जो मतलब हाई रेटेड बिल्स है, उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, या जिनके ऊपर बर्डन्स है उसको भी आने वाले दिनों में देखेंगे क्या सरकार इकदाम उठाएगी। शायद उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसे गरीब गुरबा लोगों को भी एक वन टाइम कुछ सेटलमेंट का प्रोग्राम आना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे जीए मीर साहब, एमएलए और कांग्रेस सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दिनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shabir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.